नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। फसक का फंचा उठाए और हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा खबर। बीते दिनों देहरादून में हुई उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आगाज भले ही पहाड़ियों के लिए टीस बनकर आया था, लेकिन रविवार को इसके समापन समारोह की झलकियां तमाम पहाड़ियों की जिकड़ी में छपछपी दे गई। इस आयोजन में अंततः गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नीगी और पांडवास को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, जिसके चलते इस क्रिकेट लीग के नाम से जुड़ा उत्तराखंड शब्द कुछ तो चरितार्थ हुआ। पिछले एक्स्ट्रा कवर में हमने इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह के बड़े आयोजनों में नीगीदा जैसे पहाड़ के प्रतिनिधियों और पांडवास जैसे युवाओं को आखिर क्यों नहीं बुलाया जाता। इस दौरान प्रदेश के कई लोगों ने भी ये मांग उठाई और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने सीएयू के पदाधिकारियों से इस संबंध में मुलाकात भी की। इन युवाओं के दबाव का ही असर था कि सीएयू को हमारे स्थानीय कलाकारों को बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। उन तमाम साथियों को बधाई जिन्होंने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। वैसे तो सीएयू को सिंखली ही याद आ जाना चाहिए था कि उत्तराखंड क्रिकेट लीग में उत्तराखंड के ही कलाकार नहीं परफॉर्म करेंगे तो बिजोग पड़ने जैसी नौबत आएगी ही, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसा बिजोग चौतरफा पड़ा हुआ है। इसीलिए ज़रूरी है कि प्रदेश के इन तमाम झोंतू जिमदरों को ऐसी झपाक मिलती रहे जैसी इस बार प्रदेश के युवाओं ने लगाई है। ये छोटी छोटी जीत ही हैं जो आगे की उस बड़ी जीत का रास्ता तय करेंगी, जिनके लिए मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए बीते रविवार समिति के लोगों ने देहरादून से ऋषिकेश की एक पैदल यात्रा भी की और प्रदेश के लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। आने वाली 29 तारीख यानी 29 सितंबर को ऋषिकेश में एक महारैली का आयोजन होना है। ये पद यात्रा उसी को लेकर एक जागरूकता अभियान के तहत आयोजित की गई थी। प्रदेश भर में भू कानून और मूल निवास की मांग तेज हो रही है और जनता का इस मांग को लेकर एकजुट होना भी साफ नजर आने लगा है। मोहित डिमरी और लूसन टोडरिया जैसे युवाओं को इसके लिए विशेष बधाई। ये एकजुटता जरूरी भी है क्योंकि वादे करके गिच्ची फरका देना हर सरकार की आदत होती है, फिर चाहे वो सरकार प्रदेश की हो या फिर देश की। लद्दाख का ही उदाहरण देख लीजिए। केंद्र सरकार ने बाकायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखकर वहां के लोगों से वादा किया था कि उन्हें भारतीय संविधान के 6 शेड्यूल का संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार ने ऐसी बौग मारी कि आज तक उन्हें मुड़ के नहीं देखा। अपनी मांगों को लेकर सोनम वांगचुक लेह की -20 से लेकर -40 डिग्री की ठंड में कई बार अनशन कर चुके हैं और इन दिनों दिल्ली तक की पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब भी पूरी तरह से कंदूड़ बुझा रखे हैं। सरकार के कंदूड़ घचोरने के लिए युवाओं का एकजुट होना जरूरी होता है और वही एकजुटता उत्तराखंड में अब दिखने भी लगी है। उत्तराखंड के सभी लोगों को सोनम वांगचुक की मांगों का भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सभी हिमालयी राज्यों की चिंताएं और इनके खतरे कमोबेश एक जैसे ही हैं। पहाड़ के डोखरे पुंगड़े सभी जगह या तो बांझा पड़ रहे हैं या उन पर नेताओं और उनके दगड़ियाओं की ऐसी गिद्ध दृष्टि पड़ रही है कि वहां आलीशान रिजॉर्ट तो उग आते हैं, लेकिन स्थानीय जनता अगर अपने लिए एक अदद कॉलेज या अस्पताल मांग ले तो माननीय जगबकाने लगते हैं कि हे बुए कन के होलू। उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन के सवालों की तरह ही एक सतत सुलगता सवाल रोजगार का भी रहा है, जो इन दिनों लगातार विकराल हो रहा है। प्रदेश के बेरोजगार इन दिनों एक बार फिर से भूख हड़ताल पर हैं और आज उन्हें 6 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारे युवा मुख्यमंत्री जी को इन युवाओं की कोई फिक्र नहीं। बाकी बात तो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री वहां कश्मीर में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार आई तो युवाओं को खूब रोजगार दिया जाएगा। हे भगवान, रोजगार की वो खेप खाली कश्मीर के लिए ही लुका के रखी है या कुछ उत्तराखंड के लिए भी है? थोड़े बहुत रोजगार अपने प्रदेश के युवाओं की तरफ भी चुटिया देते तो वो भी आपकी धदी नहीं पड़ते। अभी स्थिति ये है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल अपने साथियों के साथ पिछले 6 दिनों से धरना स्थल एकता विहार में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों की मुख्य मांगों में सबसे ऊपर यह है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए। बेरोजगार संघ के अनुसार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती साल 2014 में आने के बाद साल 2022 में पूरे 8 साल बाद आई, लेकिन इतने लंबे समय बाद भी भर्ती खुलने पर बेरोजगारों की उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई। अब जब 2000 पदों पर फिर से पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन जारी होने वाला है तो भी सरकार उम्र सीमा नहीं बढ़ा रही। इन लोगों की एक मांग ये भी है कि ऊर्जा विभाग में पिछले 8 साल से TG2 और JEE की भर्ती नहीं आई है, जबकि TG2 में 1200 पद रिक्त हैं और JEE में 250। डिप्लोमा वाले बेरोजगार 8 साल से भटक रहे हैं।
यही स्थिति कई अन्य विभागों की भी बनी हुई है। सरकार के लिए तो घंघतोल वाली स्थिति उन 40,000 कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी बन गई है, जिन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उन्हें पक्की नौकरी मिल सकती है। ये मामला वन विभाग के दैनिक वेतनभोगियों से शुरू हुआ था, जिन्हें नियमित करने के आदेश पहले हाईकोर्ट ने दिए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई थी। इसके बाद कुछ कर्मचारियों को नियमित किया भी गया, लेकिन इसके साथ ही एक पेंडोरास बॉक्स भी खुल गया, जहां लंबे समय से संविदा पर काम करने वालों को नियमित किए जाने की बात ने तूल पकड़ लिया। अब यह मामला सिर्फ वन विभाग तक ही सीमित नहीं है। उपनल के करीब 22,000 कर्मचारी हैं, पीआरडी के करीब 9,000 जवान, होमगार्ड के करीब 6,000 जवान और ऐसे ही अन्य संविदा कर्मचारी। अब राज्य सरकार जगबका रखी है कि इतने लोगों को अगर स्थायी कर दिया गया तो सरकार पर करीब 500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ जाएगा। इसलिए सरकार फिलहाल तो सबसे पहले कुछ लीगल एक्सपर्ट्स को खुजा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी मजबूती के साथ रख सके। वैसे जब हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये बताएगी कि साहब कर्मचारियों को रेगुलर करने पर बहुत ज़्यादा वित्तीय भार बढ़ जाएगा, तो किसी चुगलैर को बीच में जाके चुपके से जज साहब के कान में फुसिया देना चाहिए कि मिलॉर्ड, ये लोग जो राज्य में वित्तीय भार की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी अभी अपने खुद के वेतन जमकर बढ़ा लिए हैं और उत्तराखंड उन राज्यों में से एक है जहां विधायकों की तनख्वाह संभवतः सबसे ज्यादा है ना कमाल की बात कि एक तरफ तो उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। नौकरी देने के नाम पर माननीय विधायक तर्क देते हैं कि प्रदेश में राजस्व की कमी है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड उन राज्यों में भी है जहां विधायकों का वेतन सबसे ज्यादा है। भाई वाह, ऐसे ही लोगों के लिए पखाना बना है उजाड़ भी खलांद और आंखा भी दिखांद। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। वो खबरें जो प्रदेश की मवासी घाम लगाने वाली हैं, लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इनमें से एक खबर है IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के विनिवेश की, और दूसरी खबर है उत्तराखंड में लागू होने वाले यूनिवर्सिटीज एक्ट की। पहले बात करते हैं IMPCL की। अल्मोड़ा जिले में मोहान नाम की एक जगह है जहां साल 1978 में IMPCL की स्थापना हुई थी। ये आयुष मंत्रालय के अधीन आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण का भारत सरकार का एकमात्र प्रतिष्ठान है। पूरी तरह से मुनाफे में भी चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इसे चौपट करते हुए निजी हाथों में सौंप देने की तैयारी कर चुकी है। इस कॉरपोरेशन के पास तमाम आधुनिक तकनीक हैं, बढ़िया मशीनें हैं, 1200 से ज़्यादा क्लासिकल मेडिसिन के निर्माण के लाइसेंस हैं और वर्तमान में यहाँ से करीब 350 आयुर्वेदिक और 125 प्रकार की यूनानी दवाएं देश भर में कई केंद्रीय और अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में भेजी जाती हैं। अपनी स्थापना से लेकर आज तक IMPCL लगातार प्रॉफिट में रहा है। भारत सरकार के प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में यह शामिल है और इसके साथ ही मिनी रत्न श्रेणी में भी शामिल है। पिछले 3 सालों की ही बात करें तो इस कॉरपोरेशन ने 15 करोड़, 45 करोड़ और 29 करोड़ का तो विशुद्ध लाभ कमाया है। अल्मोड़ा में स्थित IMPCL में करीब 500 लोग प्रत्यक्ष नौकरी करते हैं और इसके कर्मचारी संघ के अनुसार पहाड़ के करीब 5,000 अन्य परिवार अप्रत्यक्ष तौर से अपनी आजीविका इसके माध्यम से कमाते हैं। इनमें किसान, मजदूर, जड़ी बूटी उगाने वाले, गौमूत्र सप्लाई करने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आदि ये सभी लोग शामिल हैं। कमाल देखिए कि जो सरकार आयुर्वेद का हितैषी होने का दावा करती है, वही सरकार IMPCL को बेचने पर आमादा है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इस संस्थान को बेचने का ऐसा रगड़ियाट इस सरकार को क्यों लगा हुआ है, तो इसे समझने के लिए यही काफ़ी है कि इस संस्थान के पास वन क्षेत्र की करीब 40 एकड़ जमीन है और वो भी विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ठीक सटी हुई। IMPCL के कर्मचारी संघ के अनुसार अगर ये विनिवेश हो गया तो जो भी इसे खरीदेगा पूरी संभावना है कि वो इस कीमती जमीन पर होटल या रिजॉर्ट बनाकर मोटा मुनाफा पीटेगा। इससे उस खरीदार की तो चांदी हो जाएगी, लेकिन स्थानीय लोगों को जो रोजगार ये संस्थान देता है वो एक झटके में खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। और इसका खरीदार कौन होगा ये आंकना भी मुश्किल काम नहीं है। जाहिर है उन्हीं में से कोई होगा जिनके प्राइवेट जेट्स में अक्सर हमारे देश के नेता चुनावी प्रचार के लिए घूमते हुए नजर आते हैं। बांझा पड़ते पहाड़ों को और खाड़ून चुलियाने की ये योजना बनकर तैयार हो चुकी है और अफसोस इस बात का है कि इस पर कहीं भी वैसी चर्चा नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। ऐसे मामलों पर चर्चा न करने के लिए ही तो अखबारों को बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। वैसे सरकार से विज्ञापन लेकर अखबार कोई अपराध नहीं करते,
ये जनता का पैसा होता है और इस पर अखबारों का अधिकार भी बनता है कि वो सही सूचनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अखबार चला रहे हैं, सरकार विज्ञापनों के माध्यम से उन्हें जिंदा रखे। लेकिन ये एक आदर्शवादी परिकल्पना है। असल में होता यह है कि सरकार इन विज्ञापनों को टूल की तरह इस्तेमाल करती है। जो अखबार जितनी अच्छी राग दरबारी गाते हैं, उन्हें उतना मोटा विज्ञापन मिलता है। और ये विज्ञापन लौफियानी की जुगत में अखबार ये भी भूल जाते हैं कि उनका मूल काम खबरों को दिखाने का था, खबरों की शक्ल में विज्ञापन परोसने का नहीं। अब यही देखिए कि क्या आपने किसी भी बड़े अखबार में यह खबर पढ़ी कि अभी हाल ही में आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी देहरादून जिले में अरबों की फॉरेस्ट लैंड को ठिकाए लगाने जाने की शिकायत प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों और फॉरेस्ट मिनिस्टर से कर चुके हैं। उन्होंने इसमें विस्तार से बताया है कि कैसे पिछले कुछ सालों में मसूरी के आसपास अरबों की कीमत वाली जंगलात और गांव समाज की जमीन को अधिकारियों की मिली भगत से ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन इस खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे उस यूनिवर्सिटी एक्ट पर कहीं चर्चा नहीं हो रही जिसे पिछले विधानसभा सत्र में प्रवर समिति के हवाले किया गया है। शिक्षाविद सवाल उठा रहे हैं कि ये नया एक्ट अगर कानून बन गया तो इस प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी लगभग समाप्त हो जाएगी। बल्कि जो राज्यपाल किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, उसके भी अधिकार सीमित हो जाएंगे और सरकारों का सीधा नियंत्रण यूनिवर्सिटीज पर होगा। मसलन इस नए कानून में, जिसका नाम फिलहाल एक्ट बन जाने से पहले द स्टेट यूनिवर्सिटीज बिल उत्तराखंड 2023 है, इसकी धारा 7 में प्रावधान है कि गवर्नर यानी यूनिवर्सिटी के चांसलर को भी किसी इंस्पेक्शन के लिए सरकार की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। यानी जांच से लेकर यूनिवर्सिटी को निर्देशित करने तक जो शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं, शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि वो उनके हाथों में आ जाएं और तमाम अन्य मामलों की तरह उच्च शिक्षा के मामले में भी राज्यपाल सिर्फ एक रबर स्टैंप का ही काम करे। संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाने वालों ने कुछ सोचकर ही उच्च शिक्षा को राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के अधीन रखा था। वो चाहते तो अन्य विभागों या मंत्रालयों की तरह ही इसकी कमान भी पूरी तरह से सत्ताधारी दल के हाथों में सौंप सकते थे, जहां राज्यपाल या राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीक का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर अब हमारी राज्य सरकार इस यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से ऐसा करना चाहती है, ताकि कोई भी वीसी या यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी ऑटोनॉमी से काम करना भी चाहे तो उसे भी कंट्रोल किया जा सके, जैसे हमारे नेता रिमोट से बादल हिलाकर बारिश कंट्रोल कर लेते हैं। इस नए एक्ट का कुल उद्देश्य यही समझ आता है कि मौजूदा व्यवस्था में किसी भी यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप करने में नेताओं को जितनी बाधाएं आती हैं, उन्हें एक साथ निपटा दिया जाए। नए एक्ट के तहत वाइस चांसलर कौन नियुक्त होंगे और कैसे नियुक्त होंगे, इस प्रावधान में भी बदलाव किया जा रहा है। अभी मौजूदा प्रावधान है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल उन नामों से करता है जो उसे प्रस्तावित किए जाते हैं। लेकिन नए कानून में ये प्रस्तावित नाम भी राज्य सरकार के जरिए ही किए जा सकेंगे। हालांकि आज भी चयन समिति में राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता है, लेकिन नए कानून में इसकी भी संभावना खुल जाती है कि चयन समिति की संस्तुति से इतर भी राज्य सरकार कोई नाम सुझाए और राज्यपाल उसे नियुक्त करने को बाध्य हो। अभी प्रदेश के विश्वविद्यालय अपने अपने एक्ट के तहत काम करते हैं और उनकी एक समिति होती है जो विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में राज्यपाल की सहमति से संशोधन कर सकती है। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी अब चाहते हैं कि प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय एक ही एक्ट से चलाए जाएं और कहीं कोई भी संशोधन हो तो वो राज्य सरकार यानी शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप से इतर ना हो। इसलिए यूनिवर्सिटी चाहे आयुर्वेद की हो या टेक्नोलॉजी की, मैनेजमेंट की हो या खेतीबाड़ी की, सबको एक ही डंडे से हाँक दिया जाए। यानी मछली अगर पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखे और हाथी अगर उड़ने से इनकार कर दे तो हमारे शिक्षा मंत्री उनकी खाल उधेड़ दें। धन धन रे उत्तराखंड तेरा नेता, बल पितरों का पितर, सब मेरा बेहतर। जाते जाते एक अच्छी खबर ये सुनिए कि हाल ही में नेगीदा ने 100 साल पुराने लोकगीत को पुनर्जीवित कर दिया है। ये गीत हर्षल के राजा के नाम से मशहूर फ्रेडरिक विल्सन के बेटों और 2 गढ़वाली लड़कियों की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये गीत आप नेगी जी के YouTube चैनल पर सुन सकते हैं और इसकी पूरी पृष्ठभूमि समझने के लिए आप 12 मासा का ये कार्यक्रम देख सकते हैं, जिसमें विल्सन और उसके परिवार की कहानी विस्तार से बताई गई है। इस प्रोग्राम का लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा खबर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही 12 मासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाज, नमस्कार।